हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ध्यानम क्लासेस में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो चलिए, आज मेरा ये पॉलीमर्स का 5वां लेक्चर होने जा रहा है। जिन बच्चों ने अभी तक हमारा लेक्चर नहीं देखा है पुराना, वो जाके देख सकते हैं, ताकि ये आपको आज का क्लास आपको बेहतर रूप से समझ में आए। तो चलिए, बिना देरी करते हुए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है रवि रंजन और आप देख रहे हैं ध्यानम क्लासेस। मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में नायलॉन्स के बारे में बताया था। नायलॉन 6 का निर्माण कैसे होता है, नायलॉन 6 कैसे बनता है, नायलॉन 26 का निर्माण कैसे होता है, नायलॉन 610 का निर्माण कैसे है। मैंने आपको उसके बारे में बताया था और उसके बहुलीकरण को समझाया था, किस तरह से हम लोग प्राप्त करते हैं, उसके इस्तेमाल कहाँ कहाँ होते हैं, मैंने वो बताया था। आज चलिए, आज जो है पॉलीमर्स का तीसरा वर्गीकरण करने जा रहा हूँ। चौथा वर्गीकरण है। तीसरा वर्गीकरण तो अपने लोगों ने देख लिया था। आज जो है इसका चौथा बहुलीकरण करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। इसका मतलब है आज संरचना के आधार पे पॉलीमर्स का हम वर्गीकरण देखेंगे, हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। पता है, संरचना के आधार पर जो पॉलीमर्स होते हैं वो 3 प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन सा है? एक लीनियर चेन वाला संरचना है, एक जो है ब्रांच चेन है, एक क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होता है। तो चलिए, क्या होता है लीनियर पॉलीमर्स, क्या होते हैं ब्रांच्ड पॉलीमर और क्या होते हैं क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, ये सब की बात करूंगा और उसके एग्जाम्पल्स को दिखाऊंगा। उसके एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ना होता है। तो आप लोग जो है मेहनत करते रहें, रिवीजन करते रहें, लगातार मेहनत। बिना मेहनत का कोई सफल नहीं होता है, बिना मेहनत का कोई आगे नहीं बढ़ता है। तो आप लोग जो है हमेशा मेहनत करते रहें और उसी के दम पे आप आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए, बिना ज़्यादा समय व्यस्त करते हुए, बिना ज़्यादा समय को गवाते हुए अपने लोग पढ़ते हैं क्या होता है ये। तो कहा जाता है संरचना के आधार पे जो पॉलीमर्स हैं वो मुख्य रूप से 3 वर्गों में उसको बांटा गया है, 3 वर्गों में उसको रखा गया है। पहला पॉलीमर्स जो है वो होता है लीनियर पॉलीमर्स, जिसको कहते हैं रेखिक बहुलक कहा जाता है। ये याद रख लेना, रेखिक बहुलक के बारे में आप लोगों को पहले भी पढ़ा चुका हूँ। रेखिक बहुलक क्या है? एक सीधा लंबा चैन होता है। एक सीधा लंबा चैन बन जाए जो बहुलक का, वो रेखिक बहुलक होता है। और जिसमें कुछ एटम मॉलिक्यूल्स निकल आता है वो ब्रांच्ड हो जाता है। और वो जब एक से अधिक चेन आपस में बहुत सारे बंधनों से, क्रॉस बंधनों से जुड़ जाता है तो उसको क्रॉस लिंक्ड कहते हैं। एक एक करके देखूंगा और उसको समझूंगा। तो दूसरा क्या है पॉलीमर्स? ब्रांच्ड पॉलीमर। ब्रांच्ड पॉलीमर क्या होते हैं? जिसमें कोई शाखा निकल जाता है। जैसे हम लोगों ने देखा था कि जब हम लोगों ने लो डेंसिटी पॉलीथीन बनाया था तो उसमें कुछ फ्री रेडिकल आयन जो है बाहर आ गए थे। वो फ्री रेडिकल आयन के वजह से क्या होता है, एक शाखा लटक जाता है, एक ब्रांच लटक जाता है। और ऐसे ही पॉलीमर्स को कहा जाता है ब्रांच्ड पॉलीमर। ठीक है। और तीसरा जो पॉलीमर्स होता है वो क्रॉस्ड लिंक्ड पॉलीमर होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं तिर्यक बंधित बहुलक। तिर्यक बंधित बहुलक का अर्थ ये होता है कि अब बहुत सारे जो लंबी श्रृंखला वाला जो चेन मिला है, वो चेन आपस में क्रॉस लिंक्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं। क्रॉस लिंक मतलब बहुत सारे बंधन से, मतलब इधर से उधर करके क्रॉस्ड हो जाते हैं। क्रॉस समझते हो ना? क्रॉस करके ये जुड़ जाते हैं। और यही जुड़ने के बाद जो पॉलीमर्स बनता है उसको कहा जाता है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर कहा जाता है। तो चलिए एक एक करके मैं देखता हूँ कि लीनियर बहुलक क्या होता है, लीनियर पॉलीमर्स क्या होते हैं, ब्रांच क्या होते हैं और क्रॉस लिंक्ड क्या होते हैं। सबसे पहले बात कर रहा हूँ मैं लीनियर पॉलीमर्स की बात कर रहा हूँ, रेखिक बहुलक की बात करता हूँ। रेखिक बहुलक में कहा जाता है ये बहुलक लंबी एवं सीधी श्रृंखला वाले होते हैं। ये जो चैन होता है, एक लंबा इस तरह से चैन जो है ये जाता रहेगा, इसमें कोई भी ब्रांच नहीं निकल रहा है। आप इस तरह के श्रृंखला वाला आप देखे होंगे। जब हम लोगों ने हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाया था तो इसी तरह के चैन देखने को मिले हुए थे। इसी चैन का नाम है रेखिक बहुलक पॉलीमर कहा जाता है। वो इसी तरह से होता है, ये इस तरह से एक लंबी चेन होती है, एक लंबी श्रृंखला होती है। इस प्रकार के अगर बहुलक आपको देखने को मिल जाएंगे, बहुलक के चैन,
तो आप बता सकते हो कि ये लीनियर बहुलक है, रेखिक बहुलक है। अच्छा, रेखिक बहुलक के एग्जाम्पल्स क्या क्या थे? हम लोगों ने पढ़ा था हाई डेंसिटी पॉलीथीन के बारे में, एचडीपी के बारे में। अरे पॉलीथीन पढ़े थे ना, पॉलीथीन दो तरह का होता है, एक हाई डेंसिटी पॉलीथीन, दूसरा लो डेंसिटी पॉलीथीन। जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन था वो हाई डेंसिटी वाला क्यों था? क्योंकि उसके जो हमें श्रृंखला मिलती थी उसके बीच में क्लोज पैकिंग हो पाता था, और उसके वजह से उसकी डेंसिटी, उसका घनत्व जो है ज़्यादा मिलता था, इसलिए हाई डेंसिटी पॉलीथीन था। लो डेंसिटी पॉलीथीन क्यों था? क्योंकि उसके जो लंबी श्रृंखला मिलती थी वो श्रृंखला का क्लोज पैकिंग नहीं हो पाता था। क्यों? क्योंकि उसके बीच में कुछ एटम्स, आयंस बाहर निकल आए थे, फ्री रेडिकल्स आयन बाहर निकल आए थे, जिसकी वजह से वो दोनों पास पास नहीं आ सका, क्लोज पैक्ड नहीं हो सका, जिस कारण से वो लो डेंसिटी पॉलीथीन रह गया था। तो उसी प्रकार से कहा जाता है, पहला एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ लीनियर पॉलीमर का, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। दूसरा नायलॉन 66, आपने देखा होगा कल पिछले लेक्चर में अपने लोगों ने नायलॉन 66 के बारे में बताया था कि नायलॉन 66 जो है किस तरह से बनता है, और वो उसके उपयोग, उसके इस्तेमाल, यूज़ जो है कहाँ कहाँ किए जाते हैं, उसको हमने देखा था। हेक्सामिथाइल डायमीन याद है? एकदम आप बताया ना कि आप अगर रिवीजन नहीं करोगे तो फिर सारा चीज़ चौपट हो जाएगा, इतना मेहनत जो है, सारी मेहनतें बेकार हो जाएगी। इसलिए मेहनत के साथ साथ आपको रिवीजन भी करना ज़रूरत है, ठीक है? आप क्लास के साथ साथ जो है रिवीजन नहीं करोगे तो फिर आप तो कुछ नहीं हो पाएगा, मेहनत करना बहुत ज़रूरत है, ठीक है? तो आपने इसका दूसरा एग्जाम्पल देखा नायलॉन 6, और तीसरा एग्जाम्पल टेफलॉन। तो अपन लोग जो है, बताओ अपन लोग इसमें कौन कौन से टॉपिक को पढ़ चुके हैं? अपन लोग जो है ये हाई डेंसिटी पॉलीथीन को पढ़ लिया था, नायलॉन 6 को पढ़ा था, किसको नहीं पढ़ा था? टेफलॉन को नहीं पढ़ा था। तो चलिए टेफलॉन को पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है? तो चलिए इसका पहले आप स्क्रीन शॉट ले लो, पहले वाला का भी स्क्रीन शॉट ले लो, इसका स्क्रीन शॉट लो, फिर ले लिया आपने, चल अब इसका स्क्रीन शॉट ले लो आप। बहुत अच्छा। चलिए अब क्या है, अब अपन लोग जो है हाई डेंसिटी एसडीपी को पढ़ चुके हैं, नायलॉन 66 को पढ़ चुके हैं, अब क्या पढ़ने जा रहे हैं? अब पढ़ने जा रहे हैं टेफलॉन। तो चलिए टेफलॉन को पढ़ता हूँ, टेफलॉन कैसे बनते हैं। तो टेफलॉन, ये देखिए, ये जो है हमारा लीनियर पॉलीमर्स है, ये लीनियर पॉलीमर्स है। ये एक चेन है, इसमें आपको दिख रहा होगा, ये हमारा एक सिंगल चेन है, ये सिंगल चेन है, और ये दूसरा सिंगल चेन है, ये इस तरह से बना हुआ है, ये तीसरा सिंगल चेन है। अच्छा अब बताओ इसमें कैसा दिख रहा है? ऐसा लग रहा है कि एक सीधा रस्सी बना हुआ है और उसमें कुछ ब्रांच ब्रांच नहीं निकला हुआ है, ये लीनियर है, एक रेखा में है। आप सीधा कर दोगे तो एकदम सीधा हो जाएगा, ये लीनियर वाला है, ठीक है? ये लीनियर पॉलीमर्स हैं, लीनियर पॉलीमर्स हैं, रेखिक बहुलक है। क्लियर है? लीनियर पॉलीमर्स। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। आप ये डायग्राम बनाते हुए चलना अपने नोट्स में। चलो बहुत अच्छा, अब आगे चलता हूँ। अब सबसे पहला एग्जांपल लेता हूँ लीनियर पॉलीमर्स का, टेफ्लॉन। क्या ले रहा हूँ? टेफ्लॉन। टेफ्लॉन को कहा जाता है पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन, PTFE, पॉली टेट्रा फ्लोरोइथीन कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन? अब देखता हूँ टेफ्लॉन के मोनोमर्स क्या होते हैं, टेफ्लॉन कैसे बनता है। तो चलिए अब देखने जा रहा हूँ टेफ्लॉन कैसे बनते हैं। टेफ्लॉन बनाने के लिए हमें बहुलक की आवश्यकता है। कौन सी बहुलक है? हमें चाहिए टेट्राफ्लोरोइथीन। हम जब टेट्राफ्लोरोइथीन को ले लेते हैं, किसको लेते हैं? टेट्राफ्लोरोइथीन को जब हम लोग लेते हैं तो इस टेट्राफ्लोरोइथीन को अमोनिया पेरोक्सी डाइसल्फाइड के उपस्थिति में बहुलीकरण करा देते हैं, तो टेफ्लॉन की प्राप्ति हो जाती है। टेफ्लॉन की प्राप्ति कैसे हो रही है पूछ दिया जाएगा। टेफ्लॉन के मोनोमर्स क्या हैं? तो आप बताना। टेट्राफ्लोरोइथीन, टेट्रा मतलब 4, फ्लोरो मतलब फ्लोरीन, इथीन मतलब 2 कार्बन वाला। तो चलो मैं दिखाता हूँ कैसे ये
टेफ्लॉन की प्राप्ति होती है। अब क्या कहा जाता है, हमें बनाना है क्या, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन बना रहा हूँ, ठीक है, टेफ्लॉन्स बना रहा हूँ। अब क्या चाहिए टेफ्लॉन बनाने के लिए, टेफ्लॉन बनाने के लिए हमें मोनोमर्स की आवश्यकता है। कौन सी मोनोमर्स की आवश्यकता है, टेट्राफ्लोरोइथीन। इसका स्ट्रक्चर होता है टेट्राफ्लोर, CF2 डबल बॉन्ड CF2। देखो ना, इथीन आप लोग लिखते थे, क्या लिखते थे, इथीन, मेथेन, इथेन, CH2। इथीन मतलब डबल बॉन्ड, इन है तो डबल बॉन्ड, CH2 और CH2 होता था। लिखते थे कि नहीं लिखते थे। ये हाइड्रोजन के जगह कितना हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन, 2 इसके पास 2 इसके पास। ये दोनों हाइड्रोजन के जगह आप रिप्लेस कर दो किसको, फ्लोरीन को। किसको रिप्लेस कर दो, फ्लोरीन को, CF2 डबल बॉन्ड CF2। इसी का नाम है टेट्राफ्लोरोइथीन। क्या नाम होता है, टेट्राफ्लोरो। तो हमने क्या लिया, टेट्राफ्लोरोइथीन लिया। कितने संख्या में, यहाँ n संख्या में लेंगे, n संख्या में लेंगे। इसी का नाम है टेट्राफ्लोरो इथीन। ये टेट्राफ्लोरोइथीन लिया जब n संख्या में, और हम इसका रिएक्शन करा देते, किसके प्रेजेंस में करा रहे हैं, अमोनिया पेरोक्सी डाइसल्फाइड। किसके मतलब प्रेजेंस में करा रहे हैं, अमोनिया पेरोक्सी डाइसल्फाइड। इसको हमें बहुलीकरण कराना होता है। बहुलीकरण मतलब बहुलक प्राप्त करना है, बहुलीकरण कराना है। किसके प्रेजेंस में कराना है, अमोनिया, अभी देखे थे ना, अमोनिया पेरोक्सी डाइसल्फेट, अमोनिया पेरोक्सी डाइसल्फेट के अब जैसे ही प्रेजेंस में कराते हैं, तो अब देखो हमने बताया था यहाँ पर तो OH ग्रुप है नहीं जो टूट के बाहर जाएगा। तो क्या है यहाँ पे आपको क्लियरली नजर आ रहा है डबल बॉन्ड है। इसका मतलब डबल बॉन्ड टूटना पड़ेगा। डबल बॉन्ड मतलब पाई बंधन, ये एक हो जाए पाई बंधन होता है। ये पाई बंधन टूटेगा, और पाई बंधन टूटने के बाद क्या होगा, जितने भी टेट्राफ्लोरोइथीन हैं उसमें जगह खाली होगा, और उस जगह में एक दूसरे को जोड़ता चलेगा, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी। और इस तरह से इधर भी चेन का वृद्धि होगा, इधर भी चेन का वृद्धि होगा, और उस वृद्धि हो जाने से एक लॉन्ग चेन मिलेगा। उसी लॉन्ग चेन का नाम है टेफ्लॉन। अब जरा देखो करके दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या था, CF2। अब यहाँ पे आप देखना क्या हो रहा है, CF2 था डबल बॉन्ड CF2, ये इतना थे। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर जब इसको बंधन बहुलीकरण कराना होगा, किसके प्रेजेंस में, अमोनिया पेरोक्साइड डाइसल्फेट के प्रेजेंस में करा रहा है बहुलीकरण। और ये क्या करेगा, एक डबल बॉन्ड को तोड़ देगा, और यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड छोड़ेगा। सिर्फ एक पाई बंधन को तोड़ दिया, अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बचा, सिग्मा बॉन्ड बचा। और इस बंधन के कारण जो पाई बंधन के टूटने के कारण जो है, कार्बन के पास 4 वैलेंसी था, 2 तो फ्लोरीन है और 2 डबल बॉन्ड था, 4 हो गया था। लेकिन क्या हुआ, अब यहाँ 2 फ्लोरीन है ही, एक बंधन टूट गया, एक पोजीशन खाली हो गया, तो ये वाला जगह जो है कार्बन का खाली हो जाएगा। और इधर वाला कार्बन पे देखो, उधर भी एक जगह खाली हो गई इस तरह से। और इस जगह खाली होने से ये इधर जो है बहुत सारा टेट्राफ्लोरोइथीन को जोड़ेगा, और इधर भी बहुत सारा टेट्राफ्लोरोइथीन को जोड़ता चलेगा, और जोड़ जोड़ के एक लंबा लॉन्ग चेन बनाएगा। और ये कहाँ तक जाना है इसे, तो आप बोलोगे सर इसको तो n संख्या तक जाना है, और यही n संख्या वाला का नाम है टेफ्लॉन। क्या नाम है, टेफ्लॉन। तो हम लोगों ने सीखा क्या, टेफ्लॉन के मोनोमर्स क्या होते हैं, टेट्राफ्लोरोइथीन। क्या नाम है, टेट्राफ्लोरोइथीन। किसके प्रेजेंस में करा रहा है, तो इसको प्रेजेंस में कराना है अमोनियम
पैरोक्सी डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में कराना होता है। तो क्या होता है, जब अमोनियम पैरोक्सी डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में इसका जब बहुलीकरण होता है तो उस बहुलीकरण से क्या होते हैं, डबल बॉन्ड टूट जाते हैं और बहुत सारे जो n संख्या में लिया गया था टेट्राफ्लोरोइथीन, और ये टेट्राफ्लोरोइथीन आपस में जुड़ जुड़ कर एक लंबी सी श्रृंखला बनाते हैं जिसका नाम है टेफ्लॉन। समझ में आया ना टेफ्लॉन का बहुलीकरण क्या है। अब चलिए इसका यूज देखता हूं। पहले इसके स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया आपने, बहुत अच्छा। क्लियर है। अब जरा देखो, अब इसका यूज कहाँ, क्या कहा जा रहा है कि हम टेट्राफ्लोरोइथीन को, अच्छा टेट्राफ्लोरोइथीन को हम लोग क्लोरोफॉर्म से प्राप्त करते हैं। क्लोरोफॉर्म से हमें क्या प्राप्त होता है, टेट्राफ्लोरोइथीन। ये याद रख लेना आप, आपसे पूछा जाएगा टेट्राफ्लोरोइथीन किससे मिलता है, क्लोरोफॉर्म से मिलता है। और टेट्राफ्लोरोइथीन का जब हम अमोनिया पैरोक्साइड डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में ही बहुलीकरण करते हैं तो हमें टेफ्लॉन की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो आपको टेट्राफ्लोरोइथीन किससे मिला है, क्लोरोफॉर्म। आप सुने ना नाम क्लोरोफॉर्म का। क्लोरोफॉर्म नशीली वस्तु है, या है वो क्या है, नशीली पेन किलर के रूप में काम होता है। तो वो एक मतलब जो है ऑपरेशन के समय में इस्तेमाल किया जाने वाला है, ताकि बेहोशी का, आप सुने होंगे बहुत ज़्यादा नशा हो जाता है उसमें, जिससे इंसान जो है वो बेहोश हो जाता है और उसके अंग में क्या हो रहा है पता नहीं चलता है। तो वो क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता था। तो आप ये समझ लेना, ये है क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म है, अरे नस्ल, अब देखो ना, आप टीवी सिनेमा सब में देखते होंगे कि सूंघा देता था, ज़्यादा सूंघ लोगे तो मर जाओगे। ये बहुत विषैला भी है। तो और मतलब जो है उसको बेहोश करने के लिए इस्तेमाल क्या करता था, क्लोरोफॉर्म का। तो क्लोरोफॉर्म नशीली वस्तु है और इससे हमें क्या मिलता है, क्लोरोफॉर्म से हमें मिलता है टेट्राफ्लोरोइथीन। और टेट्राफ्लोरोइथीन को हम लोग क्या करते हैं, अमोनिया पैरोक्सी डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में बहुलीकरण करते हैं तो हमें टेफ्लॉन की मिलती प्राप्ति। अब देखो ये यहीं पे वही रिएक्शन लिखा गया, CF2 डबल बॉन्ड CF2, अमोनिया पेरोक्सी डाइसल्फाइड NH4 का हॉल्ट वाइस H2O8। ये है अमोनिया पेरोक्सी डाइसल्फाइड्स है। और यहाँ पे क्या मिल गया, हमें एक लंबी श्रृंखला वाला चैन मिला जिसका नाम टेफ्लॉन। आप ये क्वेश्चन का आंसर करना कि टेफ्लॉन होमोपोलीमर है या कोपोलीमर है। दूसरा क्वेश्चन आप ये बताना, टेफ्लॉन जो है एडिशन पॉलीमर है या कंडेंसेशन पॉलीमर है। आप जरूर कमेंट में ये दोनों क्वेश्चन का आंसर करना। ठीक है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया आपने, चलिए बहुत अच्छा। चलिए अब आगे चलता हूँ। अब यहाँ पे देखो कैसे कैसे ये टेट्राफ्लोरोइथीन हमें मिला है। इसके लिए लेते क्लोरोफॉर्म CHCl3। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3। जब क्लोरोफॉर्म को लिया और मतलब जो हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ जब रिएक्शन कराया जाता है, फिर उसको वहाँ से HCl बाहर आ जाता है, फिर उसको क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, तब फिर जाके हमें मिलता है अरे क्या मिलता है, टेट्राफ्लोरोइथीन की प्राप्ति होती है। और इसी से हम लोग क्या करते हैं, टेफ्लॉन बनाते हैं। चलिए देखते हैं इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। अच्छा, इसका इस्तेमाल जो हो रहा है आजकल, इसका इस्तेमाल हो रहा है नॉन स्टिकिंग कुकवेयर्स में। आप जो है मार्केट में, अब क्या हो रहा है कि अब देखो पहले के बर्तन क्या थे, मार्केट में जो बर्तन मिलते हैं, आप जब चूल्हे पर चढ़ाते थे तो उसमें कार्बन लग जाते थे, काला काला हो जाता था, जिससे साफ करने में, सफाई करने में परेशानी होता था। लेकिन अब जो है मार्केट में आप देखना कि अब ऐसे बर्तन मिलने लग गए हैं जो मतलब जो काला भी नहीं होता है, और दूसरा क्या है, उसमें भोजन चिपकता भी नहीं है। उसको कहते हैं नॉन स्टिकी, मतलब यूटेंसिल कहा जाता है, बर्तन कहा जाता है। आप देखो, आप कुकर खरीदने जाओ, फ्राई पैन खरीदने जाओ, बहुत सारे ऐसे आ रहे हैं जिसमें मतलब कढ़ाई खरीदने जाओ, तो ये सब क्या है, मार्केट में आपको नॉन स्टिकिंग मिलता है। नॉन स्टिकिंग का मतलब क्या है, उसमें आप खाना जब भी आप पकाओगे तो खाना जलेगा नहीं। जैसे हम लोगों के पास पहले लोहे का
हुआ करता था, मतलब जो एल्युमिनियम का हुआ करता था, फिर जाके स्टील का मतलब मिक्स होके बनने लग गया। अब ये सब कढ़ाई क्या है, ये सब ऐसे कढ़ाई थी या ऐसे बर्तन थे जिसमें अगर कम तेल रहे और ज़्यादा लौ रहता था, ज़्यादा फ्लेम डाल देते थे गैस चूल्हा की, तो वो क्या होता था, उससे खाना चिपक के वो जल जाया करता था। लेकिन अब ये प्रॉब्लम से, समस्या से निदान मिल गया, हम लोगों ने ऐसे बर्तनों को बना लिया है जिसमें अब खाना जो है उसमें कम चिपकता है, ना के बराबर चिपकता है। वो कौन सा है हम लोग जानते हैं, उसको कहते हैं नॉन स्टिकिंग, मतलब कहा जाता है। तो नॉन स्टिकिंग जो कुक वेयर्स होते हैं, जो भोजन पकाने के लिए बर्तनें होती है, वो बर्तन जो है टेफ्लॉन से मिलके बना होता है। जैसे फ्राई पैन मार्केट में मिलता है, वो फ्राई पैन में जो लेयर चिपका होता है उसमें टेफ्लॉन होता है। क्लियर है। इसके अलावा गैस्केट्स में हम इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा लुब्रिकेंट्स में इस्तेमाल करते हैं। अब समझाता हूँ लुब्रिकेंट्स क्या होता है। लुब्रिकेंट्स जैसे इंजन ऑयल, आप सुने ना, आपने सुना होगा मोबिल का नाम सुना होगा, इंजन ऑयल। इंजन ऑयल क्या है, लुब्रिकेंट्स है जो घर्षण को कम कर देता है। तो घर्षण को कम करने के लिए जो हम लोग इंजन ऑयल्स बनाते हैं उसमें भी हम लोग टेफ्लॉन का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा गैस, मतलब गैस केट्स का में इस्तेमाल करते हैं। अब गैस केट्स क्या होता है, हम जब इसका डायग्राम, इसका फोटो दिखाऊंगा तब आपको पता चलेगा। अच्छा ये है, ठीक है। तो चलिए इसका आप एक बार स्क्रीन शॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ले लिया आपने स्क्रीन शॉट, चलिए। अच्छा, इसकी खासियत क्या है, इसकी खासियत ये केमिकली और थर्मिकली रेसिस्टेंट है। ये ये उष्मा विरोधी होता है, इस पर हीट का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, और ये केमिकल का भी ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए इसका इस्तेमाल हम उन सब जगहों पे करते हैं जहाँ पर उष्मा वाला है। जैसे बर्तन, बर्तन में हम लोग क्या, वहाँ पे उष्मा का ज़्यादा प्रभाव चलता है, इसलिए बर्तन को बनाने में इस्तेमाल करते हैं। जैसे मशीन चलता है, मशीन के बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट, ऐसे हिस्सा है जो गर्म हो, इतना गर्म हो जाता है जिसकी वजह से वो मटेरियल फेल हो सकता है, तो वहाँ पर भी हम उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो दिखाता हूँ कहाँ कहाँ ये इस्तेमाल होता है। तो इसके क्या क्या गुण हैं, इसके गुण है केमिकली इनर्ट है और थर्मिकली इनर्ट है। इनर्ट मतलब जो है वो उसके विरोधी है, ठीक है। अब देखो, आप ये फ्राई पैन देख रहे हो, ये फ्राई पैन में आपको ये जो लेयरिंग करते हुए नजर आया ब्लैक ब्लैक, ये क्या है, ये कौन सा लेयरिंग है, ये लेयरिंग है टेफ्लॉन का। किसका है, टेफ्लॉन का। टेफ्लॉन क्या करता है, टेफ्लॉन के जो एटम्स होते हैं और कार्बन के एटम्स होते हैं, वो खुद, मतलब जो फ्लोरीन के जो एटम्स होते हैं और कार्बन के जो एटम होते हैं, वो खुद अपने आप को चिपका लेते हैं और खाना को चिपकने नहीं देते हैं, जिससे इसमें खाना बिल्कुल ही नहीं चिपकता है। इसी को कहा जाता है नॉन स्टिकिंग, नॉन स्टिकिंग कुकवेयर्स। क्या कहा जाता है, नन, ऐसे ऐसे बर्तन जिसमें खाना नहीं चिपकते, ठीक है। और ये किससे तैयार होता है, एकदम याद रखना, ये टेफ्लॉन से बनते हैं। किससे बनते हैं, टेफ्लॉन से। आप ये बर्तन देख रहे हो, आप इस पर जो ये टेफ्लॉन के लेयर थे ये हट गए, अब हट गए तो फिर चिपकना जो है शुरू हो जाएगा। तो जब तक टेफ्लॉन का लेयर उस पर अच्छे से बना रहेगा तो वो क्या होता है, वो खाने को चिपकने नहीं देता है उष्मा कारण। अच्छा, आप लोग ये देखे होंगे, आप लोग ये जो है मशीन, जब मशीन को देखते हैं या मशीन का जब पार्ट पुर्जा खोला जाता है तो ये सब बहुत सारे निकलते हैं। ये क्या है, गैस केट्स है, गैस केट्स है। अब ये क्या हो रहा है कि जब मशीन जब चलता है तो बहुत हीट उत्पन्न करता है, बहुत उष्मा उत्पन्न करता है, और उस उष्मा से अगर वहाँ प्लास्टिक का इस्तेमाल कर दिया जाए तो वो खराब हो जाएगा, पिघल जाएगा। इसलिए वहाँ पर इस तरह के जो है रबर के जैसा कंपोनेंट आपको देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पर ये फैल नहीं कर सकता है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं ये टेफ्लॉन का बना है, और टेफ्लॉन के बारे में मुझे पता है, वो उष्मा का विरोधी होता है, उष्मा का उस पर बहुत कम प्रभाव होता है, केमिकल का बहुत कम प्रभाव होता है। इसलिए वहाँ पर हम इन सब जगहों पर टेफ्लॉन से बनी कंपोनेंट या पार्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं। समझ में आया, इसका नाम है गैसकेट्स। क्या नाम है, गैसकेट्स नाम है, ठीक है। मशीन में जो इस्तेमाल होने वाला, आप लोग ये देखे होंगे वाशर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, आप सब तो, ठीक है। तो ये सब जो है गैसकेट्स का हिस्सा है, मशीन में इस्तेमाल किया जाने वाला चीज़ है। ये सारा का सारा आप जो जितना देख रहे हो ये सब टेफ्लॉन से मिलकर बना है। अच्छा, टेफ्लॉन का आजकल इस्तेमाल हम लोग
कांच को बनाने में भी करते हैं। अब जैसे टेफ्लॉन गिलास का नाम आप लोगों ने सुना होगा। टेफ्लॉन गिलास क्या होता है, जैसे हम लोग आजकल ऑफिस बना रहे हैं या केबिन बनाया जा रहा है। अब बड़े बड़े मॉल जाओ, वहाँ पे मोटा मोटा शीशा लगा रहता है। वो शीशा जो है, शीशे के दरवाजा होते हैं जिसको खोल कर अंदर बाहर होता है कि नहीं होता। आजकल शीशा का दरवाजा लगाया जाने लग गया। वो शीशा का दरवाजा क्या है, वो एक्चुअली में टेफ्लॉन गिलास है। आजकल जो है मार्केट में डाइनिंग टेबल मिलता है जिस पर ब्लैक ब्लैक कलर का शीशा लगा होता है, वो टेफ्लॉन गिलास है। कौन सा गिलास है, टेफ्लॉन गिलास है। आप इस तरह के गेट दरवाजा देखे होंगे, आप देख लो, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा पूरा का पूरा शीशा नज़र आ रहा है। मतलब जो है ट्रांसपेरेंट जो है ऑफिस बनाया जाता है, जिसमें आप दूर से देखोगे कि मतलब जो इसमें काम लोग जो बैठे कर। तो ये जो गिलास है, ये गिलास की मतलब क्षमताएं बहुत बहुत मजबूत होती है और ये जल्दी टूटता फूटता नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो है टेफ्लॉन, ये टेफ्लॉन का बना होता है। ये क्या है, टेफ्लॉन का। तो ये टेफ्लॉन के गिलास। तो आई थिंक आप लोगों को टेफ्लॉन समझ में आ गया होगा, टेफ्लॉन कैसे बनता है। टेफ्लॉन के बहुलक मतलब जो टेफ्लॉन के जो पॉलीमर्स होते हैं किस मोनोमर से बने होते हैं, तो याद रखना टेट्रा फ्लोरोइथीन। अब मैं पूछूंगा टेट्रा फ्लोरोइथीन कैसे प्राप्त होता है, तो क्लोरोफॉर्म से, CHCl3 क्लोरोफॉर्म से मिलता है। अच्छा मैं पूछूंगा टेट्रा फ्लोरोइथीन को किसके प्रेजेंस में बहुलीकरण कराते हैं, तो अमोनियम पेरोक्सी डाई सल्फाइड के प्रेजेंस में कराते हैं। और ये इसका गुण क्या है, खासियत क्या है, ये उष्मा के विरोधी होते हैं। कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आप देख रहे हो नॉन स्टिकिंग बर्तन के लिए किया जा रहा है, गैसकेट्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, टेफ्लॉन का गिलास बना रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा होता है, वाइडली रेंज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है। आप जो है इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये सब का स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी ले लेना। चलो बहुत अच्छा। अब अगला है ब्रांच्ड पॉलीमर। कौन सी पॉलीमर की बात कर रहे हैं, ब्रांच्ड पॉलीमर मतलब शाखा या श्रृंखला युक्त बहुलक कहा जाता है। अब इसमें क्या हो रहा है, जितने भी चेन्स हैं आप देखो यहाँ पे, जितने भी आपको यहाँ पर चेन्स नजर आएंगे, जितनी भी श्रृंखला नजर आएंगी, सब श्रृंखला में कुछ ना कुछ एक ऐसा मॉलिक्यूल्स एटम बाहर की ओर निकला होगा। देखो ना यहाँ पर ये जितने भी चेन्स हैं, सब चेन में क्या हो रहा है, ये यहाँ से कुछ श्रृंखला बाहर आ गया, यहाँ से बाहर है, ऊपर बाहर चला गया, इधर भी हो गया। ये क्या आपको नजर आ रहा है, आपको नजर आ रहा है कि ये सब में क्या है, कुछ न कुछ ग्रुप जो है बाहर निकल के लटक गया है। और यही बाहर निकलने के वजह से हम बोलते हैं ये अब सीधी श्रृंखला नहीं रह गई है, ये शाखित हो गई है। शाखित मतलब शाखाएं निकल गई, इसकी ब्रांच्ड हो गई है। और ऐसे बहुलक को ही कहा जाता है ब्रांच्ड पॉलीमर कहा जाता है। क्लियर है। अब ये कहा जाता है ये बहुलक जो है शाखित होते हैं। क्या होते हैं, शाखित श्रृंखला वाले होते हैं। और शाखित श्रृंखला वाले होते हैं जिसका घनत्व कम हो जाता है, लॉ डेंसिटी का हमने बताया था। अब देखो ना ये सब जितने भी आपको धागे मिलेंगे, आप जितने भी श्रृंखला मिलेंगे, आप सबको पास लाने का कोशिश करो, सब पास नहीं आ पाएगा, क्लोज पैकिंग नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि उसके बीच में ग्रुप लटक गया है। अब ग्रुप लटकने की वजह से अगर ये ग्रुप नहीं लटकता तो इतना पास आ जाता, इतना पास आ जाता कि इसमें आपको गैप नजर नहीं आता। लेकिन अब क्या है, ये इतना पास नहीं आके ये इतना ही पास आ पाएगा। अब क्या हो, क्यों आ गया इतना पास, क्योंकि पूरा क्यों नहीं चिपक गया, क्योंकि इसमें शाखाएं निकल गई, ब्रांच निकल गया, मॉलिक्यूल्स बाहर आ चुके हैं। अब ये ग्रुप एक्स्ट्रा एड लटक जाने के कारण जो है ये पास नहीं आ पाता है और इसके डेंसिटी जो है कम हो जाते हैं। आप लोग याद करो लो डेंसिटी पॉलीथीन देखा था ना, लो डेंसिटी पॉलीथीन जब हम पेरोक्साइड की उपस्थिति में या कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम लोग इथीन का बहुलीकरण कराते थे तो वहाँ पे हमें LDP मिलता था, लो डेंसिटी पॉलीथीन की प्राप्ति होती। अब देख सकते हो। अच्छा इसकी खासियत क्या क्या है, इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या है, तो प्रॉपर्टीज में ये लो डेंसिटी का होता है, हम जानते हैं। अब लो डेंसिटी है, उसके गलनांक बिंदु भी कम होंगे, जल्दी गल जाएगा, ज़्यादा उष्मा दो गल जाएगा। लो मेल्टिंग पॉइंट, MP का मतलब क्या, मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब
गलनांक बिंदु, ठीक है। इसके कम गलनांक बिंदु होते हैं, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होते हैं। इसका जो टेंसाइल, ज़्यादा जोर से खींच दोगे वो टूट जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा, फट जाएगा, वहाँ से फट के ब्रेक होके वो अलग अलग हो जाएगा। तो लो टेंसाइल स्ट्रेंथ वाले भी होते हैं। अच्छा, अब इसके क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। पहला एग्जाम्पल लो डेंसिटी पॉलीथीन है, दूसरा पॉलीप्रोपीन है, तीसरा पीवीसी है, चौथा पीएमएमए है, और पांचवा पॉलीएस्टेरीन है, ग्लाइकोजिन है, स्टार्च है। ये सब ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो किस पॉलीमर का हिस्सा है, ब्रांच्ड पॉलीमर का हिस्सा है। कौन है ये, कौन सा पॉलीमर से, ये सब ब्रांच्ड पॉलीमर है। ब्रांच्ड पॉलीमर में क्या होता है, जिसमें एक ग्रुप जो है, या एक जो है हम बोल सकते हैं कि एक शाखाएं चेन के बाहर लटक जाती है, तो ऐसे ही पॉलीमर्स को हम लोग कहते हैं ब्रांच्ड पॉलीमर कहते हैं। क्या क्या एग्जांपल्स हैं, एलडीपी, पॉलीप्रोपीन, पीएमएमए, पॉलीमिथाइल मेथैक्राइलेट, देखा था आपने, इसके बारे में पढ़ा था। एलडीपी पढ़ लिया था, पॉलीप्रोपीन पढ़ लिया था, पीवीसी पढ़ लिया था, पीएमएमए पढ़ लिया था। हम लोगों ने क्या नहीं पढ़ा, पॉलीएस्टेरीन को नहीं पढ़ा। किसको नहीं पढ़ा है, पॉलीएस्टेरीन को। अब जो है अपने लोग पॉलीएस्टेरीन पढ़ेंगे, फिर ग्लाइकोजिन, फिर स्टार्च, सब के बारे में पढ़ेंगे। ग्लाइकोजिन स्टार्च को तो हम लोगों ने बायोमोलिकुल्स में ही पढ़ लिया था। तो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने जा रहे हैं, पॉलीएस्टेरीन को पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर हो गया है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। चल, ले लिया, ठीक। आप इसके जो हैं ये अच्छे से डायग्राम भी बना लेंगे, ठीक ना। चलो, अब अपने लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, पॉलीएस्टेरीन। पॉलीएस्टेरीन किसका एग्जाम्पल्स है, ब्रांच्ड पॉलीमर का। कैसे बनता है पॉलीएस्टेरीन, तो एस्टेरीन से मिलके बनता होगा, देखता हूँ कैसे बनता है, ठीक है। अब पॉलीएस्टेरीन, मैं पूछूंगा पॉलीएस्टेरीन का मोनोमर्स क्या है, तब बोलोगे सर पोली मतलब बहुत होता है, एस्टेरीन मतलब एस्टेरीन। जब बहुत सारे एस्टेरीन मिल जाते होंगे तभी हमें लगता है पॉलीएस्टेरीन बनाता है। सही सोच रहे हो, ऐसा ही होता है। करके दिखाता हूँ। अब ये एस्टेरीन क्या होता है, अब देखता हूँ एस्टेरीन क्या होता है। अब बात समझो, हम लोग जानते हैं बेंजीन चेन को, किसके बारे में जानते हैं, बेंजीन चेन के बारे में। हम बना क्या रहे हैं, पॉलीएस्टेरीन, पॉलीएस्टेरीन को बना रहे हैं, ठीक है। अब पॉलीएस्टेरीन को बनाने के लिए हमें बेंजीन की आवश्यकता है, और बेंजीन में जब हम इथिन को जोड़ देते हैं, हम देखेंगे अब क्या हो रहा है। अब इस तरह की संरचना आप देखो, बेंजीन कैसे होता है, 6 कार्बन की क्या है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ये बेंजीन है। यहाँ पर 0 डाल दूंगा, इसका मतलब डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। सब जगह क्या है, एक पोजीशन छोड़ के एक जगह डबल बॉन्ड, फिर एक पोजीशन छोड़ के दूसरा डबल बॉन्ड, फिर एक पोजीशन छोड़ के तीसरा डबल बॉन्ड, ये है बेंजीन। और बेंजीन में एक ग्रुप जुड़ जाता है, कौन सा, CH डबल बॉन्ड CH2, इसी का ग्रुप जुड़ जाता। देखो ना, ये था इथीन, इथीन जब जुड़ गया यहाँ पर बेंजीन के साथ, इसी का नाम हो जाता है एस्टेरीन। क्या नाम कहते हैं इसको, एस्टेरीन कहता है। ये जो ग्रुप जुड़ा है इसका नाम क्या है, एस्टेरीन। ये जो है इसको हम लोग नाम देते हैं एस्टेरीन का नाम देते हैं, ठीक है। अब ये एस्टेरीन कितने संख्या में लेना होगा, n संख्या में। अब ये बेंजाइल पेरोक्साइड के प्रेजेंस में जब इसका बहुलीकरण कराते हैं, किसके प्रेजेंस में, बेंजाइल, बहुलीकरण हो रहा है, बहुलीकरण हो रहा है किसके प्रेजेंट में, बेंजाइल पेरोक्साइड, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। जैसे ही इसको हम बहुलीकरण से गुजारते हैं तो पता है ये जो है मतलब किस में कन्वर्ट हो जाता है, पॉलीएस्टेरीन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे, अब देखो यहाँ पर एस्टेरीन में, आप देखो एस्टेरीन में आपको नजर आ रहा होगा, क्या इसमें OH ग्रुप है क्या, बिल्कुल नहीं है OH।
पूछोगे सर OH नहीं है तो इसमें कैसे बनेंगे, तो बताओ कैसे बनेंगे, मैंने बता रखा है। सर डबल बॉन्ड दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है जरा बताओ, मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। सर यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, उसको लगता है तोड़ना होगा। हाँ उसी को तोड़ना पड़ेगा। चलो तोड़ के दिखाता हूँ, और तोड़ूंगा तो कैसे ये जुड़ेगा आपस में। बेंजीन बेचारा तो बेंजीन ही लटका रहेगा, ये बोलेगा अरे मेरे को छोड़ दो। तुम्हें जो करना है करो, मुझे बख्श दो। ये बेंजीन बेचारा नीचे लटका रहा। अच्छा, डबल बॉन्ड कहाँ है, ऊपर में भी है। तो अब देखो ये क्या करने वाला है, यहाँ पे जो ये ग्रुप लगा हुआ है CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ से ये जुड़ा हुआ था। अब ये क्या कहेगा कि भाई साहब डबल बॉन्ड आप एक हट जाओ, बस एक ही रहो। रह लिया ये एक। अब बोलेगा कि ये जब पोजीशन खाली हो गया, इस पोजीशन के खाली हो जाने से, अब देखना ये पोजीशन खाली हुआ तो इस कार्बन का भी एक वैलेंसी खाली हो गया, इस कार्बन का भी एक वैलेंसी खाली हो गया। देखो ना, पहले 2 हाइड्रोजन कार्बन के पास था, डबल बॉन्ड था 4। अब क्या है, 2 हाइड्रोजन एक सिंगल बॉन्ड, मतलब 3 ही है, एक पोजीशन खाली। तो इसका एक पोजीशन इधर खाली हो जाएगा, और इसका भी तो डबल बॉन्ड गया है ना, दोनों का गया है डबल बॉन्ड, तो इसका भी एक पोजीशन इधर खाली हो जाएगा। और इस तरह से जब ये 2 पोजीशन खाली हुआ, इसी तरह के एस्टेरिन को इधर जोड़ता चलेगा, इधर जोड़ता चलेगा, इसी तरह के एस्टेरिन को इधर जोड़ता चलेगा, इधर जोड़ता चलेगा, और जोड़ जोड़ के एक बहुत बड़ा, अब बोलेगा बोलेगा सर कितना बड़ा, तो मैं अंदाजा लगा लूंगा n संख्या इतना बड़ा। और इसी का नाम होगा पॉलीएस्टेरीन। क्या नाम होने वाला है, पॉलीएस्टेरीन नाम होएगा। कितना आसान है कि नहीं बताओ। अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। बोले सर क्या आप मतलब ये कहाँ कहाँ से पॉलीएस्टेरीन, कहाँ कहाँ से आप ये सब लेके आते हो, मेरी गलती नहीं है। किसी गलती है, किसी की नहीं है। आप स्क्रीनशॉट लो, पढ़ाई करो, ज़्यादा सोचना नहीं है। हो गया क्या, स्क्रीनशॉट लिया आपने, चलिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक है, ज़्यादा सोचा मत करो, मैं जितना बता रहा हूँ बस उस पर काम करो। ठीक है, ज़्यादा सोचने वाले इंसान जो है बहुत कुछ सोच जाते हैं। चलो ठीक है, अब देखो, अब देखो यहाँ पे वही कहा गया है, बेंजाइल डाई बेंजाइल पेरोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया गया, किसको, ये एस्टेरीन था। क्या था ये एस्टेरीन। आप देखो बोले सर यहाँ पर तो आपने जीरो डाला था, अरे जीरो का मतलब ये है ये डबल बॉन्ड, ये नहीं डालते जीरो डाल देते, इसका मतलब डबल बॉन्ड था ये। और इससे क्या जुड़ गया, CH डबल बॉन्ड CH2, इसी का नाम है एस्टेरीन। क्या नाम है इसका, एस्टेरीन नाम है। अब इसको किसके प्रेजेंस में क्या कराया गया, डाई बेंजाइल पेरोक्साइड के प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराया गया, तो आप देखो ये डबल बॉन्ड हट गया, एक सिंगल ही बॉन्ड बचा, इधर और इधर करके पॉलीएस्टेरीन का निर्माण कर लेता है। और ये बेंजीन कैसे मिलता है, तो ये सॉरी, अब ये मतलब जो है एस्टेरीन कैसे मिलता है, तो बेंजीन को हम इथीन, बेंजीन को हम इथीन के साथ रिएक्शन कराते हैं। मैंने पहले ही बताया था, बेंजीन को इथीन, मेथेन इथेन, इथीन मतलब डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको कहा जाता है इथीन। ये इथीन है, क्या है ये, इथीन है। और ये क्या है, बेंजीन है। जब इथीन और बेंजीन मिला तभी तो ये बना एस्टेरीन। तो इस दोनों को जब AlCl3 के प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन कराते हैं, और फिर उसको हम आगे कराएंगे आयरन पेरोक्साइड की उपस्थिति में, तो फिर हमें मिलेगा एस्टेरीन। और यही एस्टेरीन को जब हम डाई बेंजाइल पेरोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो एस्टेरीन मिलता है। अच्छा पता है आपको एस्टेरीन का यूज कहाँ कहाँ होता है, हम आम जीवन में बहुत करते हैं, आपने बहुत देखा होगा, लेकिन पता ही नहीं था मेरे को, सर मेरे को क्या पता।
चलो मैं दिखाता हूँ, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? आप याद रखना ये सब चीज़, अब ज़्यादा रट्टा भी नहीं मारना है, बस एक बार पहली नज़र से देखना। पहली नज़र से। क्या सर, क्या बोल रहे हो आप? समझ में आया? पहली नज़र ने। समझ में आया ना? बस एक एक बार देखते हुए चलना है, आगे बढ़ते हुए चलना है। क्लियर हो रहा है? किससे मिला? अच्छा अच्छा, फिर से एक बार आ जाते हैं, फिर से एक बार समझाता हूँ। क्या कहा जा रहा है? एस्टेरिन लिया। आप पूछोगे सर एस्टेरिन क्या होता है? दिमाग में क्या करो, इसको एडजस्ट करो। बेंजीन और इथीन। बेंजीन मतलब, आप बताए थे ना बेंजीन इस तरह का होता है संरचना। बेंजीन में ऊपर में कौन जुड़ गया था? इथीन। और इथीन जुड़ा तो इसी का नाम हो गया जुड़ने के साथ एस्टेरिन। और एस्टेरिन का बहुलीकरण करा दिए किसके प्रेजेंस में? पेरोक्साइड। कौन सा पेरोक्साइड? डाई बेंजाइल पेरोक्साइड के प्रेजेंस में करा देते हैं तो पॉलीएस्टेरिन मिलता है। अब एस्टेरिन कैसे मिलता है? बेंजीन और इथीन को AlCl3 के प्रेजेंस में। ये याद नहीं भी रखो तो नीचे वाला चलेगा, बस ऊपर वाला याद रखना। एस्टेरिन को जब हम बहुलीकरण कराते हैं तो पॉलीएस्टेरिन की प्राप्ति होती है। चलो इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं बाबू, अब वो देखता हूँ। अब जरा गौर से देखो। सर ये तो खाने वाला मतलब जो है, हाँ यही थर्मोकॉल्स। याद है थर्मोकॉल? जो हम लोगों को मार्केट में जब, अब देखो ना, अभी आजकल जो ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा था ये प्लास्टिक के, प्लास्टिक तो नहीं बोल सकते हैं, ये पॉलीएस्टेरीन है। अब एक्चुअली में क्या है इसमें, जब हम भोज खाने के लिए जाते हैं तो इस तरह के पत्ते आपको देखने को मिलते हैं, आगे में देता है ना पत्ता, वो इस तरह के बहुत आया करता था। ये क्या है, बहुत सारे हम छोटे छोटे जो है, हम कहीं पे मान लो कहीं पे उद्घाटन हो रहा है, कोई प्रसाद दे रहा है खाने को, तो उसको इस तरह के मतलब जो बर्तन में जो है दिया जाता है। ये क्या है? पॉली एस्टेरिन है। आप इसको देखो जरा, थर्मोकोल आपको नजर आ रहा है, पॉली एस्टेरिन है। क्या है ये? पॉली एस्टेरिन। आज जरा देखो ना ये वाला, जब आप कुछ खरीद के लाओ मार्केट से, जब आप कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान लेके आओ तो उसमें आपको इस तरह के कंपोनेंट देखने को मिलता है, उसमें ये सब डाल के दिया जाता है। क्यों क्यों दिया जाता है? क्योंकि वो जब ट्रांसपोर्ट होके आता है तो वो जब जब रोड उबड़ खाबड़ हो, गड्ढे हो रोड में, तो गाड़ी भी क्या करती है, वो गाड़ी में भी वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, गाड़ी में जर्क लगता है, और जर्क के वजह से वो डैमेज ना हो जाए, तो जर्क से बचाने का काम करता है। आप टीवी खरीद के लेके आओ, कुछ भी खरीद के लेके आओ, देखना उसके बीच में ये इस तरह के जो फोम के बने होते हैं उसके बीच में डाला हुआ होता है। ये क्या था? क्या था? सच सच बताना, पता था क्या? इसका नाम है पॉली एस्टेरीन। क्या नाम है? पॉली एस्टेरीन। समझ में आया ना बात? अब जो है इसको एकदम अच्छे से याद रखना। जब आप कभी आप जाओगे मार्केट तो आपको देखने से लगा, अच्छा ये क्या है? पॉलिस्टर है, ये क्या है? PVC है, ये क्या है? तो आपको समझ में आ जाए, अच्छा ये नायलॉन 66 है, नायलॉन 6 है, ये तो पॉलीएस्टेरीन है। मैंने बता रखा है सबके बारे में, सबको आपको एकदम अच्छे से क्लियर किया है। क्लियर हो रहा है बात? चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा इसके अलावा और भी इस्तेमाल है। आप इस तरह के चम्मच देखते होंगे। अरे चाउमीन खाने के लिए गए हो ना ठेला पे, ठेला पे जाना चाउमीन खाने के लिए, इसी तरह का आपको चम्मच दे दिया जाता है, या इस तरह का चम्मच मिलता है। ये सब लगेगा एकदम शीशा के तरह वाला चम्मच है, वो वास्तव में पॉली एस्टेरीन था। क्या था वो? पॉली एस्टेरीन। अच्छा आप जरा देखो, एक चीज़ और समझो, पॉली एस्टेरीन को हम कांच के तरह पारदर्शी भी बना सकते हैं। जैसे कांच के आर पार देखा जा सकता है कि नहीं देखा जा सकता है, उसी तरह से पॉलीएस्टेरीन को हम पारदर्शी भी बना सकते हैं। अब पारदर्शी बनाएंगे तो आप इस तरह का चम्मच देख लो, आर पार दिख सकता है। अच्छा आपने पता नहीं इसको देखा है कि नहीं देखा, ये कैसेट है। ये DVD CD जो हुआ करता था, DVD का ये कैसेट हुआ करता था, और उस समय में ये कैसेट में इसी तरह का आर पार दिखने वाला एक प्लास्टिक में आया करता था। ये जो आर पार दिखने वाला प्लास्टिक था ये पॉलीएस्टेरीन था। क्या था ये? पॉलीएस्टेरीन था। एकदम अच्छे समझ। अब पता नहीं आप लोग देखे हो कि नहीं देखे हो, क्योंकि आप लोगों की जनरेशन में तो ये है ही नहीं,
ठीक है, इतना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गया कि इसकी अब जरूरत रही ही नहीं। तो अब समझ लेना, ये सब जितने भी आप यहाँ पर प्रोडक्ट बने देख रहे हो, ये सब जो है सब आप इस तरह के, आप ज़्यादा महंगा महंगा होटल में जाओ तो पैकिंग करने के लिए इस तरह का जो प्लेट का इस्तेमाल करता है, वो ऑर्डर करो ना, आप स्विगी से ऑर्डर करो, वो ब्लैक ब्लैक इसी तरह का आपके मतलब जो थाली होते हैं वो पॉलीएस्टेरीन के बने हैं, तो उसमें पैक करके देता है, वो पॉलीएस्टेरीन का है। ठीक है, तो ये सब जो है यहाँ पे पॉलीएस्टेरीन का यूज़ हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है। आप स्क्रीन शॉट ले लो इसका एक बार। ठीक है, ले लिया आपने, चलो आगे चलता। अब ये क्या कहा जा रहा है इसमें कि इसका पारदर्शक रूप में भी प्राप्त किया जा सकता है। पारदर्शक मतलब आर पार देखने वाला। ठीक है, अब इसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है पॉलीस्टाइरीन का, तो ये बता दिया, टीवी का, रेडियो का कैबिनेट बनाने में। कैबिनेट मतलब बेकेलाइट का भी बनता है, इसका भी बनता है कैबिनेट। कैबिनेट मतलब उसका कवर, जो टीवी का कवर होता है, रेडियो का कवर हुआ करता था, उसको ये कमजोर होता है थोड़ा सा, क्या होता है कम। अब बेकेलाइट जब बनता है वो थोड़ा सा मजबूत होता है, वहां देखूंगा। ये टीवी का जो सस्ता सस्ता जो आएगा टीवी, उसका जो कवर बन के आता है, तो उसके कवर के कैबिनेट के निर्माण में किया जाता है, टॉयज के रूप में क्या करते हैं हम लोग, खिलौने बना लेते हैं हम लोग, बोतल बना लेते हैं हम लोग, कप बना लेते हैं, फूड कंटेनर बना लेते हैं जिसमें हम लोग खाना खाते हैं, फूड कंटेनर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अगला जो बहुलक का टाइप है वो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है। वो कौन सा पॉलीमर है? क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर मतलब तिर्यक बंधन बहुलक होता है, तिर्यक बंधन बंधित बहुलक होता है। अब क्या कहा जाता है? ऐसे पॉलीमर्स जिसमें लीनियर बहुलक की श्रृंखला एक दूसरे से, अब क्या हो रहा है, एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं? सहसंयोजक बंधन के द्वारा जुड़े हैं, क्रॉस्ड करके जुड़ा है। दिखाता हूं कैसे जुड़ता है। अगर ऐसे जुड़ाव है तो ऐसे ही पॉलीमर्स को कहा जाता है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। और इसमें सबसे पहला दो एग्जांपल आता है, बेकेलाइट्स और मेलेमाइंस। ना बेकेलाइट्स पढ़े हैं ना मेलेमाइंस पढ़े। क्लियर हो रहा है? बेकेलाइट्स को भी पढ़ेंगे और मेलेमाइंस को भी पढ़ेंगे। क्लियर है? तो अब इसको हम करके दिखाता हूँ क्या क्या किस तरह का ये पॉलीमर्स हमें मिलते हैं क्रॉस लिंक्ड में। अब क्या हो रहा है कि जैसे मैं एक धागा ले लेता हूँ, एक रेशा है, आप ये देख लो, ये बहुत सारे पॉलीमर्स के रेशे हैं, पॉलीमर्स की श्रृंखलाएं हैं। अब ये जितनी भी श्रृंखलाएं हैं, अगर ये श्रृंखला आपस में क्या हो जाए, आपस में एक दूसरे से ये बंधन बना ले, जैसे मान लो ये वाला इसके साथ जुड़ गया, ये वाला इसके साथ जुड़ गया, ये वाला इसके साथ इस तरह से जुड़ जाता है, क्रॉस लिंक्ड हो रहा है। क्या हो रहा है? क्रॉस लिंक्ड हो रहा है। जैसे ये वाला देखो, एक एक करके मैं दिखा रहा हूं पहले, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं और क्रॉस्ड कर जा रहे हैं। जैसे मान लो ये वाला यहाँ से जुड़ के यहाँ क्रॉस्ड कर गया, ये वाला यहाँ से जुड़ के यहाँ क्रॉस, ये क्रॉस्ड हो जा रहा है। ठीक है, और इस तरह से जितने भी हैं सब आपस में क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, बंध जाते हैं। अगर इस तरह का आपको संरचना देखने को मिला है तो ये नाम है क्रॉस्ड पॉलीमर। क्या नाम है? क्रॉस्ड लिंक्ड पॉलीमर है। क्या है? क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर से कहा जाता है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझ में आया ना क्रॉस लिंक्ड क्या होता है? आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बना लेंगे अपने नोट्स में। ठीक है, चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट लिया, इसका भी ले लें आप स्क्रीनशॉट। ले लिया आपने, बहुत अच्छा। अब क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर में क्या पढ़ने जा रहे हैं? अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं बेकेलाइट और मेलेमाइंस। इसके दो एग्जाम्पल्स हैं क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर के। क्या क्या है? बेकेलाइट्स और मेने मतलब सॉरी मेनेमाइंस है, मेलेमाइंस है। ठीक है, आप ये बताना कि बेकेलाइट्स का दूसरा नाम क्या था, कमेंट में लिखना। मैंने पहले पढ़ाया था, वहां भी समझाया था बेकेलाइट्स। बेकेलाइट्स का दूसरा नाम किस नाम से जाना जाता है, आप कमेंट्स में लिखेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगले दिन बेकेलाइट्स के बारे में पढ़ूंगा, उसके बारे में समझाऊंगा कि किस तरह से बेकेलाइट्स बनते हैं और कहाँ कहाँ उसके इस्तेमाल किए जाते हैं। तो तब तक आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मेहनत करते रहें। कल मिलता हूँ इसी समय, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।